हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं, आप देख सकते हो, जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी। देखिए आपको कुछ फॉर्मूलेज वगैरह लिखे हुए यहाँ पर दिख रहे होंगे, बट इतनी टेंशन की कोई बात नहीं है। अगर ये आप समझ लेते हो और एक या दो फार्मूला आपको इसमें याद करना पड़ेगा, बाकी जो सारे फार्मूले हैं उसी से आ जाएंगे। और इस वाले टॉपिक से भर भर के क्वेश्चंस आए हुए हैं, आपने एग्जाम्स में देखे होंगे प्रीवियस ईयर में, और आने के भी पूरे पूरे चांसेस रहते हैं, क्योंकि अच्छा टॉपिक है और बहुत ईजी है समझने के लिए अगर समझ लेते हैं। बाकी अगर कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं इस टॉपिक से, तो फिर वो बहुत हार्ड हमको लगते हैं कि भाई इतने हार्ड। अगर ये कॉन्सेप्ट आप ये फॉर्मूला साइड में लिख लो, जब क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो आप वहाँ पे इजीली इन फॉर्मूले से कर लोगे। और आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो फिर फॉर्मूले से करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिएगा अपना लेक्चर आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि पहला टॉपिक जो है हमारा रहने वाला है जीडीपी। अब इसकी फुल फॉर्म है सकल घरेलू उत्पाद, और इंग्लिश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये जो शब्द लिखे हुए हैं, इन्हीं शब्दों से इस जीडीपी को समझेंगे। तो जीडीपी बात करता है अंतिम मूल्य। अब अंतिम मूल्य किसका होगा? ये होगा सभी वस्तुओं का और सेवाओं का। अब ये वस्तुओं और सेवाएं मैंने बोल दी, पर ये कहाँ पे होंगी और कितने इनका टाइम होगा? तो 1 वर्ष का इनको समय माना जाता है, और किसी देश की सीमा में और घरेलू सीमा में। अब ये आपको इतने सारे शब्द और लाइन लिखी हुई दिख गई, और इसको आप एक साथ अगर पूरा सेंटेंस बना के पढ़ोगे तो ये हो जाएगा कि जो जीडीपी होता है वो घरेलू सीमा में जो समस्त वस्तुएं और सेवाएं होती हैं उनका अंतिम मूल्य होता है, और वो 1 वर्ष के अंदर होना चाहिए। तो इसी को बोला जाता है सकल घरेलू उत्पाद। यहाँ पे देखिए सकल का मतलब सभी आ जाता है, ग्रॉस में सभी कुछ आ गया, और बाकी आपको इस शब्द का मतलब अलग से तब पता चल जाएगा। अभी हम नेट पढ़ने वाले हैं, शुद्ध नेट क्या होता है आगे आप वो पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा। तो अब ये इतना यहाँ तक आपको समझ आ गया, कतई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि देश की सीमा और घरेलू क्षेत्र। अब इसमें क्या क्या आएगा? अब इसमें देखिए सबसे पहले नंबर पे आप प्लीज ये ध्यान से सुनिएगा, और इससे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। पहले नंबर पे तो इसमें आएगा आपका पूरा देश की जो भौगोलिक सीमा जो होती है, आपके पूरे देश की जो टेरिटरी है वो आएगी। इसमें लैंड वाली सीमा, जो जमीन वाली सीमा की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, तो इसमें आप पूरा ऊपर से जो भी आपको इंडिया का मैप इस टाइम पे आप इमेजिन कर पा रहे हो वो मैप, और भारत के जो आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप आपका द्वीप समूह हो गया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया, ये सब आते हैं भारत की घरेलू सीमा में। पहला तो ये हो गया। दूसरा आपको देखिए ये आप नीचे भारत का नक्शा देखिएगा, नीचे वाला नक्शा पेनिनसुलर इंडिया का नक्शा है, साउथ इंडिया वाला। तो इसमें क्या है कि अब आप समुद्र में भी आपने कुछ सीमा सुनी होगी, तो देखिए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन सी एंड लॉज पे कन्वेंशन है कि वो अनक्लॉज भी बोलते हैं उसे, तो वो 1982 में आया था। तो वो डिफाइन करता है कि किस देश कितनी बाउंड्री को समुद्र में जाके वो अपनी बता सकता है। तो अब ऐसे तो नहीं कि भारत कहीं तक बाउंड्री बता दे, उधर अमेरिका भी बता रहा है, तो ऐसे तो सारी बाउंड्री लोगों में लड़ाई हो जाएगी, लोगों में मतलब देशों में लड़ाई हो जाएगी। तो इसीलिए जो ये बाउंड्री डिफाइन करी गई है वो करी जाती है अप टू 200 नॉटिकल माइल। अगर यहाँ पे भारत की लैंड की सीमा है, तो यहाँ से जो 200 नॉटिकल माइल तक भारत की जो पानी होगा समुद्र में, वहां पे भारत का क्षेत्र माना जाएगा। तो कहां तक? 200 नॉटिकल माइल। ये बिल्कुल ध्यान रखना है, 200 नॉटिकल माइल की जो दूरी, और 1 नॉटिकल माइल में होता है 1.8 किलोमीटर। अगर एग्जाम में किलोमीटर में क्वेश्चन आ जाए तो 200 में 1.8 की आपको गुणा करके वहां पे आंसर सही टिक कर लेना है। इतना आ गया समझ? और इसके बाद में और क्या आता है? और यहाँ पे आता है जो हमारे जहाज होते हैं वो पानी में चलते हैं, भारत के जहाज हैं, तो उस जहाज के अंदर जो भी होगा वो भारत की जीडीपी का होगा। और जो हवाई जहाज जो आसमान में उड़ते, हवाई जहाज आसमान में जो एरोप्लेन उड़ते हैं, तो उसके अंदर भी जो कुछ होगा वो भी भारत की जीडीपी में ही सम्मिलित होगा। देखिए यहाँ पे जीडीपी का मतलब है कि मतलब क्षेत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं, भारत का क्षेत्र जहां तक जाता है। और इसके बाद में आपको एक और आपने बहुत इंपॉर्टेंट है और सुना भी होगा कि या तो दूतावास और वाणिज्यिक दूतावास, ये दोनों भी जीडीपी के अंदर ही आते हैं। अब ये है क्या? तो देखिए दूतावास, जब भारत में कोई अमेरिका ने आके अपना ऑफिस खोला भारत में, अगर वो दूतावास सरकारी काम के लिए खुलता है दिल्ली में,
तो वो हो जाता है दूतावास, जिसे एम्बेसी बोला जाएगा इंग्लिश में। अगर वो दिल्ली के अलावा और कहीं पे खोला जाए, जैसे चेन्नई में, बेंगलुरु में, मतलब कि देश की राजधानी के अलावा और कहीं पे खोला जाए, तो आप उसे कहेंगे हम वाणिज्यिक दूतावास, इंग्लिश में कॉन्सुलेट्स। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ। ऐसे ही भारत अमेरिका की अगर राजधानी में वॉशिंगटन डीसी में जाके खोलता है तो वो तो हो जाएगा भारत का दूतावास। और भी अमेरिका के बहुत सारे शहर हैं, हुडसन वगैरह हो गया, तो वहां पे अगर भारत खोलता है तो वो हो जाती है भारत की वाणिज्यिक दूतावास। आ गया होगा आपको इतना समझ। अब नेक्स्ट है, आपको यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ दिख रहा होगा, जीडीपी डिफ्लेटर। ये क्या है? अविस्फीति कारक। ये आप इसका एक हल्का सा आइडिया रख सकते हो। इतना मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको आइडिया इसका होना चाहिए और बहुत इजी है याद करने के लिए, तो रख सकते हैं। तो इसमें देखिए ये फॉर्मूला है, नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से भाग दे दो और उसमें 100 की गुणा कर दो, तो वो आ जाता है जीडीपी डिफ्लेटर। इसका क्या काम होता है? ये बताता है कि कैसे इन्फ्लेशन, जो महंगाई है वो बढ़ी है और घटी है, उन सब के बारे में ये बताता है। तो अब ये नॉमिनल जीडीपी क्या है? तो देखिए, जब जीडीपी को हम कैलकुलेट करते हैं, जब जीडीपी की हम गणना करते हैं बाजार मूल्यों पर या करंट प्राइस पर, बाजार मूल्य और करंट प्राइस जो वर्तमान में चल रहे हैं, और ये रियल जीडीपी हो जाएगी किसी एक वर्ष को आधार वर्ष मान के उस समय पर जीडीपी की जो गणना है वो करना। तो वो आधार वर्ष कौन सी मानी रखी है हमने? अभी मान रखी है वो आधार वर्ष 2011। अब आपको इतनी डिटेल में कतई नहीं घुसना है कि जीडीपी की गणना कैसे करी जाएगी, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा। वो फॉर्मूलेज हैं काफी बड़ा अच्छा सारा, 12th की एनसीईआरटी में भी दे रखा है। आपको एक्स्ट्रा इच्छा है तो पढ़ सकते हो, बट आपका भी एग्जाम आ रहा है दिल्ली पुलिस वगैरह का, तो इतना आपको डिटेल में जाने की वहां पे जरूरत नहीं है। जो आपका पहले पढ़ा हुआ है उसी को बार बार रिवाइज करें और फिर कोशिश करें कि एग्जाम जैसे ही पास में आ जाए, कम से कम 20 दिन पहले तो कोई ज्यादा नई चीजें ना पढ़ें, पुरानी ही चीजों को बार बार रिवाइज करें। अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पे जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने जब आपको नेशनल, ठीक है, हिंदी में दिख गया आपको सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अभी जीडीपी और जीएनपी में हल्का सा अंतर आप यहीं पे समझिएगा। जीडीपी तो बात करता है घरेलू, मतलब सीमा क्षेत्र के बारे में, और ये जीएनपी में राष्ट्रीय शब्द लग गया। राष्ट्रीय शब्द का मतलब है जो भारत के नागरिक, राष्ट्रीय से आपको सीधा दिमाग में डालना है। जीएनपी में एन आएगा, एन से नेशनल, नेशनल से राष्ट्रीय और राष्ट्रीय से नागरिक। तो जो भारत के नागरिकों द्वारा जो उत्पन्न इनकम है, उत्पन्न इनकम भारत के नागरिक होने चाहिए, मैं होनी चाहिए, आप हो भारत के नागरिक में। अगर कोई विदेशी आके इनकम करता है तो वो जीएनपी में काउंट नहीं होगी, उसको जीएनपी में कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। और इसे कैसे, इसका फॉर्मूला है बहुत ईजी है, सिंपल है। इसे जीडीपी से कैसे निकालते हैं, इसीलिए तो हमने जीडीपी समझी है, ताकि जो आप एक मेन चीज यहाँ पे समझने वाले हो, नेशनल इनकम, उसी के लिए हम ये सारे टॉपिक पढ़ रहे हैं और इंडिविजुअली भी एग्जाम्स में आते हैं। तो देखिए, जीएनपी को निकालेंगे हम बाजार मूल्य पे। वो हम कैसे निकालते हैं? जीडीपी में जोड़ेंगे कि जो विदेश में भारतीयों ने जितनी कमाई करी। अगर मैं अमेरिका गई, आप अमेरिका गए, आप ब्रिटेन गए, कहीं पे भी गए, आपने मतलब भारत के जो नागरिक हैं उन्होंने विदेश में जाके कितनी कमाई करी, और जो विदेशों से भारत में आए उनके नागरिक, अमेरिका का नागरिक आया, श्रीलंका का नागरिक आया, तो इन्होंने भारत से ये कितनी कमाई लेके गए, ये हो जाता है माइनस। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा। जीडीपी, जो जीएनपी हम निकाल रहे हैं, जीडीपी में आप प्लस करोगे एक्स माइनस एम। देखिए, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बस आपको दिमाग में रखना है कि जीडीपी में जोड़ना तो भारत की इनकम है जो भारत के नागरिक करके लाए हैं, और घटाना वो है जो भारत से लोग, दूसरे देशों के नागरिक भारत से इनकम है वो करके ले गए हैं। तो ये x माइनस एम, इसे शॉर्ट में लिख देते हैं। तो x माइनस एम को बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, नेट फैक्टर इनकम। देखिए, इन दोनों का मूल्य निकालें अगर एक साथ, तो भारत के केस में ये अभी नेगेटिव आता है, तो मतलब कि भारत में जीडीपी में से ये कुछ चीज घटती है, तो फिर भारत की जीएनपी भारत की जीडीपी से बताइए कम होगी या ज्यादा होगी, ये अब आपको कमेंट सेक्शन में कॉमन सेंस लगा के बताना है। अब आ गया होगा आपको यहां तक समझ। जीडीपी की बात होती है सीमा के बारे में, और जीएनपी बात करता है हमारे नागरिक के बारे में। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है इसको बड़े बड़े सेंटेंस लिख के। अब नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। जीडीपी और जीएनपी समझने के बाद में एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, हमने देखिए ग्रॉस
ग्रॉस वो सकल है ना, वहां पे सकल में सब कुछ आ जाएगा। अब देखिए, अब आपको सकल का एक्चुअल मतलब अब यहाँ पे समझ आएगा, अगर आप नेट का मतलब, शुद्ध का मतलब यहाँ पे समझ लोगे। तो देखिए, अगर आप कोई मशीन या कुछ भी काम कर रहे हो तो उसमें क्या होता है कि वो टूटती है, घिसती है, वियर एंड टियर उसमें होता है। तो वो वियर एंड टियर होता है ना, अगर आप नेट नेशनल प्रोडक्ट निकाल रहे हो, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकाल रहे हो, तो वो जो डेप्रिसिएशन है उसमें वो काउंट नहीं होता है। डेप्रिसिएशन मूल्य ह्रास उसे बोलते हैं, उसमें कुछ चीज घट गई, टूट गई, घिस गई, फट गई, जो भी हो गया कोई मशीन, तो वो उसमें से अगर हम जीएनपी में से घटा दें तो वो आ जाता है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब देखिए, एग्जाम में आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे जीडीपी भी लिखा हो सकता है, पर जीडीपी तो नहीं है, हमने तो जीएनपी वाला फॉर्मूला लाए हैं कि जीएनपी से कैसे, जीडीपी से हमने कैसे जीएनपी निकाला है। अगर यहाँ पे देखिए, आपको इतना भी दिमाग लगाना है, अगर यहाँ पे लिख दिया जाए जीएनपी की जगह पे, अगर आप ये जीडीपी जो यहाँ पे देखिएगा, ये वाला अगर फॉर्मूला पुट कर देते हो यहाँ पे, तो फिर ये सही हो जाएगा। ये पूरा फॉर्मूला पुट करना है कि जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम, और हिंदी में आप इसे कहोगे विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। तो एनएनपी क्या हो जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी जो हमने अभी निकाला है उसमें से जो मूल्य ह्रास हुआ है, डेप्रिसिएशन हुआ है, जो वियर एंड टियर, जो चीजें टूटी हैं सामान बनाने में, खराब हुई है, उनको इसमें नहीं गिना जाएगा। आ गया होगा यहाँ तक समझ। और ये जो वैल्यू आती है, ये वैल्यू आपकी आती है मार्केट प्राइस पे, बाजार मूल्य पे, और उसे अंतिम मूल्य भी बोला जाता है, और आप उसे करंट प्राइस भी कह सकते हो। चालू वर्ष, करंट प्राइस जो मतलब वर्तमान में है, चालू प्राइस है, ठीक है, आप उन्हें भी कह सकते हो। अब यहां तक आ गया होगा समझ, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, और रह रहा है ना तो ये फॉर्मूला एक बार सामने लिखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, लिखिएगा या इस वीडियो में ही देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट है आपका अब एनएनपी। अभी हमने यहाँ पे एनएनपी निकाला है मार्केट प्राइस पे, और यहाँ पे हम अब निकालेंगे एनएनपी, निकालेंगे यहाँ पे कारक लागत पे, फैक्टर कॉस्ट पे। ये देखिए, ये सारे फॉर्मूले मैंने एनसीईआरटी से उठाए हैं, 12th क्लास की से डायरेक्ट वहीं से उठाया, और काफ़ी सही दे रखा है वहाँ पे, तो इसीलिए मैंने वही सोर्स बनाया है, और जो कुछ ज़रूरत लगी वो मैंने और कहीं से देख लिया। तो एनएनपी को बोलेंगे हम कारक लागत। अब ये कारक लागत क्या है, अगर आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हो, या आप एक समझिएगा, आप कोई बुक खरीदने गए, सीधा एग्जाम्पल, अगर बुक खरीदने गए, एक्चुअल में वो बुक है मानिएगा 100 रुपये की, जो इसकी एकदम कारक लागत है, पर उस पर टैक्स लगा दिया, सरकार ने टैक्स लगा दिया, जीएसटी लग गया उस पर, ये सब लगने के बाद में उसकी कीमत मानो 120 रुपये हो गई। तो पर उसकी जो एक्चुअल कीमत है, जो उसकी वास्तविक में जो उसकी कीमत थी, जो उसे बोला जाएगा कारक लागत पर कीमत, जो कीमत बिना टैक्स के होगी। आ गया यहाँ तक आपको समझ। तो ये जो एनएनपी को कारक लागत पे, जिसे इंग्लिश में फैक्टर कॉस्ट भी आप बोल सकते हो, उसे निकालने का फॉर्मूला है कि ये जो हमने एनएनपी यहाँ पे निकाला है, ये वाला एनएनपी हमने यहाँ पे निकाला मार्केट कॉस्ट पे, तो इस वाले एनएनपी से आपको घटा देना है अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्सेस। अप्रत्यक्ष कर आपके कौन से होते हैं, जो सभी पे पड़ते हैं, मेरे पे भी लग सकते हैं। बिस्किट का पैकेट आप खरीदने जाओ तो उस पे टैक्स आप दे दोगे, मैं लेने जाऊंगी तो मैं उस पे टैक्स दे दूंगी। और डायरेक्ट टैक्स ऐसे होते हैं कि अगर इनकम आपकी इनकम है, जब आप नौकरी करने के बाद में इनकम करोगे तो वो आप पे इनकम टैक्स लगेगा, ना कि आपकी इनकम पे मैं टैक्स देने जाऊंगी। डायरेक्ट मतलब सीधा, प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष हो गया वो कोई भी चीज लेने जाए उसी पे वो कर लग जाएगा। तो जीएसटी क्या है आपका, एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी क्या है आपका, बताइएगा, एक अप्रत्यक्ष कर है। और प्लस यहाँ पे क्या है, ये यहाँ तक आ गया समझ। और प्लस जो सरकार कोई सब्सिडी देगी ना, जैसे कि कोई सिलेंडर आप लेते हो या कुछ भी है, उस पर सरकार सब्सिडी दे देती है। यूरिया, जब यूरिया लोग खरीदने जाते हैं, यूरिया का कट्टा जो खेतों में लगता है वो 320, 270, 80 ऐसे इस रेंज में आता है, बट उसकी एक्चुअल कीमत जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जो उस पर सब्सिडी दे दी गई तो वो इसमें हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अप्रत्यक्ष कर को हम घटाएंगे और सब्सिडी को जोड़ेंगे। तो एनएनपी को कारक लागत पर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार मेरे साथ में बोल दीजिएगा। एनएनपी जो आपका मार्केट प्राइस पे आएगा, जो बाजार मूल्य पे आएगा, उसमें से अप्रत्यक्ष कर तो हम माइनस करेंगे और सब्सिडी उसमें जोड़ेंगे। आगे आपको समझ, क्योंकि देखिए सब्सिडी क्या है, सब्सिडी मेरे को मिल गई। अब मैं मानिएगा वो यूरिया का कट्टा लेने गई, तो मानिए यूरिया का कट्टा पहले 600 रुपये का था, और उस पर लगा कुछ टैक्स लग के वो हो गया 700 रुपये का, पर सरकार ने मेरे को सब्सिडी दे दी 600 रुपये पे, 300 रुपये की, तुम 300 रुपये सस्ता ले लो तो तुम्हारे लिए सब्सिडी है। तो इसलिए वो सब्सिडी ने मेरे लिए क्या कर दिया,
मेरे लिए उसकी वैल्यू, मतलब मुझे तो वो सस्ता मिलेगा ना, मेरे को तो एक्चुअल में वो 600 रुपये का था, पर मेरे को तो वो 300 रुपये का मिल रहा है, तो 300 रुपये मिल रहा है, तो बट उसकी एक्चुअल जो कॉस्ट थी वो सब्सिडी भी उसमें जोड़ी जाएगी, क्योंकि सब्सिडी है, सरकार आपको उस चीज की एक्चुअल कॉस्ट को कम करके दे रही है, बट बनी तो वो उतनी चीज में, सरकार को उस चीज का पैसा देना पड़ेगा। आ गया होगा आपको समझ, और थोड़ा सा सोच लीजिएगा, बाकी आ जाएगा समझ। अब नेक्स्ट है जिसके लिए हमको जो समझना था, नेशनल इनकम। तो देखिए नेशनल इनकम इसी को कहा जाता है, जो एनएनपी जो हमारा निकलता है उसको जब हम फैक्टर कॉस्ट पे निकाल लेते हैं तो ये इसी को हम नेशनल इनकम कहते हैं। और ये वाला फॉर्मूला, ये वाली डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी में दी गई है, तो ये एकदम सही होगी। तो नेशनल इनकम हमारी क्या होती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होता है हमारा फैक्टर कॉस्ट पे। अब एनएनपी आप नेट एनएनपी फैक्टर कॉस्ट वाला भी हमने निकाला इस वाले फॉर्मूले से, एनएनपी मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर और प्लस सब्सिडी, और एनएनपी हम मार्केट प्राइस यहां से निकाल चुके हैं, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। अब जीएनपी हम यहां से निकाल चुके हैं और जीडीपी हम यहां से समझ चुके हैं। तो है ना बहुत सिंपल, बस एक चीज आपको यहां ये याद रखनी है, बाकी सारी चीजें कुछ ना कुछ प्लस माइनस करके सारी चीजें आती जाएंगी और कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लेना है। और क्वेश्चंस भाई इससे काफी आए हुए हैं कि एनएनपी मार्केट प्राइस पे इतना है, अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में भी क्वेश्चन आ जाए तो क्या दिक्कत है इसको करने में। एनएनपी आपको मार्केट प्राइस पे दे दिया, उस पे अप्रत्यक्ष कर आपको दे दिए, मानिए एनएनपी मार्केट प्राइस पे 100 रुपए है, अप्रत्यक्ष कर उस पे लग रहे हैं 20, अप्रत्यक्ष टैक्स है जो उस पे 20 रुपए का लग रहा है, और सब्सिडी उस पे मिल रही है 50 रुपए की। तो अब उसकी कारक लागत क्या होगी, निकाल लोगे ना, बहुत ईजी है। 100 में से 20 घटाना है, कितना हो जाएगा, 100 में से 20 घट के आपका बताइएगा कितना आ जाएगा। 100 में से 20 घट के 80 आ गया, और 50 रुपए की आपको सब्सिडी दे दी सरकार ने, तो उसमें 50 जोड़ दीजिएगा, 130 रुपए उसकी क्या हो जाएगी, कारक लागत। आ गया होगा समझ। और नेशनल इनकम वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल इनकम हम किसको बोलते हैं, जो ये एनएनपी निकल के आता है कारक लागत पे, फैक्टर कॉस्ट पे, उसी को एनसीईआरटी में नेशनल इनकम बोला गया है। अब एक आप यहाँ पे याद रख सकते हो कि सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना हमारे भारत में किसने करी थी, तो स्वतंत्र भारत में पहले सबसे पहले जो हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय आय की गणना है वो किसने करी थी, दादा भाई नौरोजी। काफी एग्जाम्स में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ईजी है, सिंपल है, याद रख सकते हो। दादा भाई नौरोजी किस बारे में बात करी थी, राष्ट्रीय आय की गणना के बारे में, स्वतंत्र भारत से पहले, और इन्होंने पॉवर्टी जो गरीबी है, बेरोजगारी है, इन सब के बारे में भी वहां पे बात करी थी। अब यहाँ पे नेशनल इनकम को हमारे यहाँ पे निकालता कौन है, उसकी गणना कौन करता है, तो देखिए अब तक 2019 तक तो क्या कौन कर रहा था, सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, आपने यही पढ़ा होगा। पर अब क्या हुआ है, 2019 के बाद में ये केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय नहीं रहा। तो देखिए आपने कहीं पे सुना होगा कि इसका नाम बदल दिया गया है, इसका नाम बदल दिया गया, आप कुछ भी कह सकते हो इसको। एनएसएसओ का भी आपने नाम सुना होगा, एक तो सीएसओ हो गया और एक एनएसओ, इन दोनों को मिला दिया गया है। देखिए एनएसओ का क्या करता था, सर्वे किया करता था, गांव में बेरोजगारी का सर्वे या ये कुछ सर्वे टाइप के एनएसएसओ किया करता था। तो इसके बाद में इसकी फुल फॉर्म नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन होगी। और सीएसओ क्या था, अभी मैं सीएसओ की फुल फॉर्म आपको बता चुकी हूँ। सीएसओ क्या था, जीडीपी वगैरह, ये नेशनल इनकम वगैरह ये सब कैलकुलेट करता था। तो 2019 में क्या किया गया, इन दोनों को मिला के एक बना दिया गया, इसको बोला जाएगा एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। करंट का भी क्वेश्चन हो गया, इकोनॉमी का भी क्वेश्चन हो गया, ऐसे ही क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। तो एनएसओ, अब आपकी नेशनल इनकम की गणना कौन करेगा, एनएसओ, सीएसओ नहीं करेगा, यहाँ पे एनएसओ करेगा, ठीक है, एनएसओ, ये आपको याद रखना है, कौन करेगा, एनएसओ। एनएसओ कौन है, सीएसओ को जोड़ दिया है एनएसएसओ। देखिए बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना, अगर एग्जाम में एनएसएसओ आ गया ना तो देखिए आप कंफ्यूजन में कर सकते हो, देख लीजिएगा उसमें एक एस लग रही है, 2 एस, क्योंकि अब एनएसएसओ और सीएसओ को मिला के एनएसओ बना दिया है, यहाँ पे एक एस है। ये छोटे छोटे शब्द हैं, आपको याद रख लेने हैं बिल्कुल। अब यहां तक आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। नेक्स्ट है हमारा
प्रति व्यक्ति आय, ये जो हमने नेशनल इनकम है ये हमने पूरे देश की निकाली है। अब हम निकालेंगे यहाँ पे पर कैपिटा इनकम, कि मैं आप एक एवरेज निकाली जाएगी, ये नहीं कि एक्चुअल में जितनी प्रति व्यक्ति आय निकल के आती है हर कोई व्यक्ति उतना ही कमाता है। यहाँ पे है कि एक एवरेज में निकाल लिया जाए कि इतना कमा रहे हैं, जैसे क्लास में निकाल देते हैं कि एवरेज मार्क्स बच्चों के कितने आ रहे हैं, ऐसे ही ये निकाल दी जाएगी पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम को क्या होगा, हम यहाँ पे निकालेंगे नेशनल इनकम। नेशनल इनकम ये हो गई जो हमने अभी निकाली है, और उसमें पूरे देश की जनसंख्या से भाग दे दीजिएगा, तो वो आ जाती है आपकी वो पर कैपिटा इनकम। और ये नेशनल इनकम की जगह अगर आपको एग्जाम में ये दिख जाए लिखा हुआ कि एनएनपी एफसी, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है फैक्टर कॉस्ट, और उसे पॉपुलेशन जनसंख्या से भी आपने भाग दे दिया तो भी वो सेम बात है। तो देखिए ये टर्म शब्द चेंज हो सकते हैं एग्जाम में। सीडीएस एसएससी, मैंने काफी सारे एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस आए देखे हैं, अगर ऐसे सीधा करने की आप सोचोगे तो गलत हो सकता है, समझ ही ना आए कि ये क्या पूछ लिया। अगर ये जो कुछ ऐसे ही आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन की तरफ बढ़ोगे तो आपको 1 सेकंड या 1 मिनट लगना है फॉर्मूला लिखने में। 30 सेकंड तो बहुत ज्यादा बोल दिया, कुछ 15-20 सेकंड में आप ये फॉर्मूले पे पहुंच जाओगे। आपको जो भी फॉर्मूले की जरूरत होगी बार बार प्रैक्टिस से, और मे बी आप ये याद भी रख लो तो आप अपना क्वेश्चन सीधा सही कर लोगे। अब यहाँ पे देखिए, अब हमारा जो लेक्चर था हमें पढ़ना था जितना, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैंने आपको कुछ बोनस में लिख दिया है, करंट अफेयर का कह सकते हो, यहाँ पे से कुछ भी कह सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए ये क्या है, कुछ सूचकांक हैं, उनको कौन निकालता है मैंने वो यहाँ पे लिखा है। तो ये देखिए CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये क्या है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। कौन है हमारा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो देखिए इसे निकालता है, ये अलग अलग, इसके अलग अलग आप बोल सकते हो टाइप होते हैं। तो एक तो ये निकलता है ग्रामीण के लिए, और एक शहरी क्षेत्रों के लिए, और एक पूरे भारत के लिए। इसको तो आपका निकालता है NSO, जो भी हमने अभी NSO पढ़ा वो। और एक निकलता है इंडस्ट्रियल वर्कर, जो आपके इंडस्ट्रीज में जो मजदूर हैं वो काम करते हैं, और एक रूरल जो लेबरर होती है, जो गांव में आपकी जो लेबर होती है उसका, और जो एग्रीकल्चर जो लेबर होती है उसका, इन सब का निकालती है लेबर मिनिस्ट्री। अब आपको देखिए कैसे ये याद रखना है कि किसका कौन निकालेगी, किसका NSO निकालेगी और किसका लेबर मिनिस्ट्री निकालेगी। तो जहां पे भी मेहनत का काम आ गया ना, वर्कर, ट्रिक है, ऐसे ही कुछ भी रिलेट करके आप याद रख सकते हो। यहाँ पे आपका हो गया वर्कर, यहाँ पे लेबर, और यहाँ पे भी आपका लेबर है। तो ये इन तीनों का कौन निकालती है, आपकी लेबर मिनिस्ट्री, श्रम जो आपके मंत्रालय है, और बाकी जो 3 है रूरल, अर्बन और पूरी इंडिया, मतलब ग्रामीण, शहरी और ऑल इंडिया के लिए निकालती है आपकी NSO। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है, बिल्कुल दिमाग में रख लेना है कि अब NSO है, NSSO नहीं है, ना ही CSO है। और नेक्स्ट आपका, आप ये भी याद रख सकते हो, उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक, ये कौन निकालता है, ये भी आपका NSO निकालता है। इसमें बात करता है कि उपभोक्ता का खाद्य मूल्य सूचकांक क्या है, ये सब ये निकालते हैं। और ये सब कैसे निकालते हैं इतना डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है, ये बेस ईयर बना लेते हैं, अपना आधार वर्ष बना लेते हैं, और उसके हिसाब से ये अपना निकालते हैं कि कैसे कैलकुलेट करना है। उसमें बहुत सारा फॉर्मूला होता है, उसमें परसेंटेज रखनी होती है, तो वो सब इतना आपको डिटेल में जाने की अभी जरूरत नहीं है। धन्यवाद। आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, अगर पसंद आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अगर पसंद नहीं आता है तो भी आप बता सकते हो। और हम बिल्कुल अब कोर्स को खत्म करने की तरफ हैं, बहुत कम वीडियो, 1 या 2 वीडियो में आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, जितना कि हमको पढ़ना था, क्योंकि क्रैश कोर्स है। और बोला तो क्रैश कोर्स है, बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने इस कोर्स में काफी डिटेल में आपको कराए हैं। और धन्यवाद वीडियो यहाँ तक देखने के लिए।